करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। और एग्जाम्पल नंबर 15 भी स्टडी मटेरियल के 10th क्वेश्चन जैसा ही है, जिसमें हमने दोनों चीजें निकाली, लॉस ऑफ स्टॉक भी और लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों के क्लेम निकाले। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कर दिया है, आप इसको समझे। देखो क्या कह रखा है, SMN Limited gives the following trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2015। हमें पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है 31 दिसंबर का, और आग लगी है इस साल में 1 मई को। देखो पढ़ते हैं, कंपनी ने पॉलिसी ली है लॉस की, जो स्टॉक के लॉस की 80,000 रुपए की और प्रॉफिट के लॉस की 1,72,000 की, और फायर अकर्ड ऑन 1 May 2006 एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच सेल्स वर सीरियसली अफेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 months एंड यू आर गिवन द फर्दर इंफॉर्मेशन। 4 महीने तक हमारा जो बिजनेस है अच्छे से चल नहीं पाया, और जिस दिन आग लगी उससे पहले वाले पीरियड की सेल्स, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर की उस नॉन अफेक्टेड पीरियड की जो है, परचेजेस, वेजेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं मुझे, प्लस इसके अलावा सेल्स भी उस पीरियड की दे रखी है, नॉन अफेक्टेड पीरियड की। इसके अलावा हमें और भी सेल्स फिगर दे रखे हैं कि 1 जनवरी 2005 से 30 अप्रैल 2005, ये तो पिछले साल की हो गई ना। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन में जीपी रेशो निकाल पा रहा हूं? क्या अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने बना रखा है, सिर्फ हमें उसको अप्लाई करना है। ग्रोस प्रॉफिट है हमारा 240 का, सेल्स है 8 लाख की, इंटू 100, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा जीपी रेशो? 30%। 30% निकल के आएगा। इसमें डिक्रीज के बारे में कह रखा है क्वेश्चन के अंदर। बाकी जो अदर सेल्स फिगर है आप पढ़ सकते हो, लेकिन रोल नहीं है कोई भी, क्योंकि हमें कौन सी वाला फिगर चाहिए? सिर्फ 1 जनवरी 2006 से लेके 30 अप्रैल 2006 तक के फिगर चाहिए, वो हमें पहले ही दे रखे हैं। तो जैसे 1 जनवरी 5 से 30 अप्रैल 5, या 1 मई 5 से 31 अगस्त 5, या 1 मई 6 से 31 अगस्त 6, इनका कोई रोल नहीं है लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। फिर कह रहे ड्यू टू राइज इन वेजेस, ग्रोस प्रॉफिट जो थी ना 2006 की, उसमें डिक्लाइन होने के चांस है 2% से, तो हमने डिक्लाइन कर दिया, तो हमारी जीपी रेशो 28% है 2006 वाले साल की, जिस साल आग लगी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे एडिशनल खर्चे हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर फायर अमाउंटेड रुपीज 1,40,000। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये हमारी इसके लिए नहीं है, हमारी इन्फॉर्मेशन ये किसके लिए? लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। हम लॉस ऑफ स्टॉक बनाते हैं, बस बात खत्म। तो देखो, आपको जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 रुपए, जो बुक में गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो इस साल का ओपनिंग है, प्लस परचेजेज हमें 1 लाख की दे रखी है, 50,000 रुपए के वेजेस दे रखी है, 36,000 रुपए के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और सेल्स उस पीरियड की दे रखी है 240 का 28% कर देंगे तो हमारा जीपी आ जाएगा, और इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल गया। उसके ऊपर क्लेम का फॉर्मूला लगा दिया, कोई सैलवेज नहीं है, कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, तो क्लेम का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। इसका एग्जाम्पल 15 का लॉस ऑफ प्रॉफिट करते हैं और उसी का क्लेम निकालते हैं। हमने पहले जो स्टॉक का लॉस हुआ था उसका क्लेम निकाला। ठीक है, तो हम दोबारा से इसी क्वेश्चन को रीड करेंगे, एग्जाम्पल 15 को ध्यान से सुनना। देखो, हमें पता है कि पॉलिसी अमाउंट जो है वो 80,000, 1,72,000 उसके लिए, प्रॉफिट के लिए 80,000 लॉस ऑफ स्टॉक के लिए था, और हमें पता है कि आग लगी है 1 मई को। तो हम एक बार वो बना लेते हैं, 1 मई 2006 को आग लगी है, और ये इफेक्ट हुआ है पीरियड हमारा 31 अगस्त तक। ठीक है, और ये हमारा पीरियड है नॉन अफेक्टेड पीरियड, और ये हमारा हो गया पिछला कंप्लीटेड पीरियड। 1 2005 से 31/12 2005 बोल लो, 1 2006 बोल लो। हमें सबसे पहले इस पीरियड की सेल्स पता होनी चाहिए जो अफेक्टेड पीरियड है। तो इस पीरियड की हमें सेल दे रखी है, पढ़ते जाओ क्वेश्चन में जहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आप पढ़ो, 1 मई 2006 से 31 अगस्त 2006 तक की सेल्स है 60,000 रुपए, आप चेक करो। ठीक है, और 1 मई 2005 से 31 अगस्त 2005 तक 1 मई 2005 से 31 अगस्त 2005 तक इस पीरियड की भी सेल्स है मेरे पास। इस पीरियड की सेल्स है 3,60,000 रुपए। देखो, 3,60,000 इस पीरियड की है, 60,000 इस पीरियड की है। अब सबसे बड़ी बात है, मुझे इस पे ट्रेंड भी तो अभी चेक करना पड़ेगा, ट्रेंड भी तो देखूंगा ना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, बताओ? इस नॉन अफेक्टेड पीरियड को पिछले साल के कोरस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपैरिजन करूंगा। मुझे बता दो 1/1/2006 से 1/5/2006 तक की सेल्स कितनी है। अगर मैं बोलूं कि
आपने अभी पीछे लॉस ऑफ प्रॉफिट जब निकाला था, लॉस ऑफ स्टॉक, तो वहां पे आपने सेल्स फिगर उठाया था, आपको ध्यान होगा 2,40,000 रुपए, वो इसी पीरियड का जो था, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। तो इस पीरियड का आपके पास है 2,40,000 रुपए। ठीक है, मुझे बताएं इस पीरियड की कितनी सेल्स है। 1 जनवरी 5 से 30 अप्रैल 2005 तक इस पीरियड की सेल्स है आपकी 3 लाख रुपए। बात को समझे, यहां पे सेल्स है 3 लाख रुपए, यहां पे सेल्स है 2,40,000 रुपए। मुझे बताएं कितना डिफरेंस है। मैं सबसे पहले वर्किंग नोट में ट्रेंड ही निकाल देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड बन रहा है कितना, डिफरेंस इन टर्नओवर ऑफ नॉन अफेक्टेड पीरियड, किसके साथ कर रहे हैं, विद कोरस्पॉन्डिंग पीरियड। इतनी लंबी लाइन लिखनी है तो लिख लेना बेशक। डिफरेंस आ रहा है 60,000 रुपए का, नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। तो मैं ट्रेंड कैसे बोलूंगा, 60,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बेस ईयर है 3 लाख रुपए इंटू 100, मतलब 20% डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज में जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% डिक्रीज में जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये पता लग गया था, मैंने ये काम कर दिया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं वर्किंग नोट को यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आप इसको नोट कर लो। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। 20% नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल की। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कितनी है, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल इस पीरियड की है 3,60,000 रुपए। कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं ना, इसमें ट्रेंड अब की बारी माइनस होगा 20%। कितना, 3,60,000 का 20%, 72,000 रुपए लेस कर दो, मतलब आपकी जो सेल्स होनी चाहिए वो 2,88,000 रुपए की होनी चाहिए। और आपकी एक्चुअल सेल्स हुई कितने की है इस पीरियड की, 60,000 रुपए। तो 2,28,000 रुपए आपकी क्या है, शॉर्ट सेल्स है। शॉर्ट सेल्स आप इसको बोलेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सेल्स के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जीपी रेशियो निकालने का। तो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। पिछले साल की आप जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल का, जो पूरा कंप्लीटेड ईयर दे रखा है, वो उसमें दे रखा है जीपी रेशियो के लिए 56,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये देखना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिछले क्वेश्चन में जब मैंने आपको करवाया था स्टडी मटेरियल का 10th क्वेश्चन, वहां पे मैंने ना एक आपका एक लॉजिक लगवा दिया कि ना एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और फाइनेंस के खर्चे ही स्टैंडिंग होंगे, स्टैंडिंग खर्चे होंगे, बाकी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल ने करा है लॉजिक। यहाँ पे अगर सोचना एक बारी बात को, हालांकि हिंट कोई और भी है हमारे पास, सोचना बात को। आप पूरा ट्रेडिंग पीएनएल को पढ़ो लास्ट ईयर के, आपको कौन कौन से खर्चे लग रहे हैं स्टैंडिंग होंगे, ध्यान से। सबसे पहले वेजिस पे जाओ। वेजिस में कह रहे हैं 20,000 रुपए स्किल्ड लेबर के हैं, मतलब ये आप मान के चले स्किल्ड लेबर है और ये परमानेंट स्टाफ है। एक तो ये स्टैंडिंग है, ठीक है, कितने, मतलब 20,000 रुपए। अब आ जाओ नीचे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकते, मैन्युफैक्चरिंग तो जब मैन्युफैक्चर करोगे तभी खर्चे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हम मान के चलते हैं कि स्टैंडिंग होते हैं। अच्छा, सेलिंग के खर्चे फिक्स्ड खुद ही लिख रखा है, 40,000 रुपए के फिक्स है। बात ये आती है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं ये कौन से होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। एक बार ऐड कर दी तो हो गई बस, ठीक है। ये थोड़ी ना कि मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा जैसे मान लो पूरे साल का, वो तो खर्चा होना ही होना था, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये एजम्पशन, ठीक है। अब आगे देखो, कैरी कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कमीशन देनी है, सेल्स के ऊपर कमीशन देनी है। ये तो एक बात बताओ, जब सेल होगी तभी कमीशन जाएगी, ये तो वेरिएबल है। तो आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मान सकते हैं, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को देखें ना, पिछले वाले उसको क्वेश्चन को देखें तो उसमें ना सेलिंग एक्सपेंसेस को आपने फिक्स्ड नहीं लिया था, स्टैंडिंग नहीं लिया था, क्योंकि वहां पे कोई हिंट नहीं था। यहाँ पे स्पेशली सेलिंग एक्सपेंसेस को फिक्स्ड बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस को फिक्स्ड बोला है। और आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट भी एक बार खर्चा बुक हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल एडवर्टीजमेंट के खर्चे तो मैंने कभी सुने नहीं है कि होंगे,
ठीक है, हो भी सकते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो एजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप एक बात बताएं, मैं एजम्पशन को ना भी लूँ तो भी चल जाएगा काम। एक बार आप टोटल कर लो फिर भी इनका। स्किल्ड लेबर के लगाओ आप 20,000 रुपए, ठीक है, स्किल्ड लेबर के 20,000 रुपए स्टैंडिंग चार्जेस। ऑफिस के खर्चे 60,000 रुपए फिक्स्ड है, स्टैंडिंग चार्जेस है। एडवर्टीजमेंट के 20,000 रुपए स्टैंडिंग चार्जेस है और 40,000 रुपए सेलिंग के खर्चे। ये टोटल कितने बन रहे हैं आप चेक करके देख लो, 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपए। ये पुराना सॉल्यूशन है, बहुत मतलब रेयर ही मिलता है अब तो। हालांकि पिछले स्टडी मैट में 2 ऐसे क्वेश्चन, उनमें से एक था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है वो कौन से था। एक तो मैं आपको स्टडी मटेरियल का 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं ना, एक पहले एक और क्वेश्चन भी हुआ करता था। इस बार में ना आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन घट गया है। पहले 11th क्वेश्चन ऐसा ही होता था, पता नहीं ये वाला था कि ऐसा सिमिलर मैंने एक और जो करवाना है वो था, मुझे ध्यान नहीं है। एक तो हो ही गया पहले जो आपका 10th स्टडी मटेरियल का। अब जो नेक्स्ट 2 हैं ऐसे क्वेश्चन, एक तो मैं जो ये करवा रहा हूं, अब वो वाला था या उससे नेक्स्ट था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पे ना इन्होंने जो सॉल्यूशन कर रखा था स्टडी मटेरियल ने, वो 1,40 को तो इन्होंने ऐसे कंसीडर किया ही नहीं। ये 1,40 मैंने पता है कैसे लॉजिक लगाया। आप पीछे देखो, एक खर्चे हैं, पीछे खर्चे देखो, हालांकि उसको रिलेट नहीं कर सकते हम, स्टडी मटेरियल ने ऐसा ही कर रखा था। आप लास्ट पॉइंट पढ़े, कह रहे एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द फायर अमाउंटिंग टू रुपीज 1,40,000। आग लगने के बाद 1,40,000 के खर्चे हुए हैं, जिसमें कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इंक्लूडिंग 1,20,000 फॉर एक्सपेंसेस। कह रहे पॉलिसी में इंक्लूड है 1,20,000 रुपए खर्चे, मतलब वो इंश्योर्ड हैं, और 20,000 रुपए अनकवर्ड है, मतलब अनइंश्योर्ड है। बात को समझे। तो इसने यहीं पे बता दिया। मैं आगे वाले लॉजिक जो लगा रहा हूं वो फेल है। मैंने तभी बोला कि एडवर्टीजमेंट के बारे में मैं क्या सोचूं कि वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, नहीं सोचने की जरूरत। पिछले क्वेश्चन में हमने फिर भी लॉजिक लगाया था, क्योंकि हमें पता नहीं था इंश्योर्ड कितने हैं और अनइंश्योर्ड कितने हैं। यहाँ पे हम लॉजिक लगा पाए हैं, सॉरी यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे को सीधा डायरेक्टली बता रखा है कि कवर्ड कितने हैं। कवर्ड मतलब जो इंश्योरेंस में कवर हो रहे हैं 1,20 के, और अनकवर्ड कितने हैं हमारे 20,000 रुपए के, मतलब अनइंश्योर्ड। इसको यूज कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ आपके 1,40 के खर्चे में से 1,20,000 रुपए का खर्चा इंश्योर्ड है। मैंने इतनी बात कही, इससे आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। आपके पिछले पीरियड की टर्नओवर पूरी कितनी है साल की, 8 लाख रुपए है, इंटू 100। तो ये आपका निकल के कितना आ रहा है देखना पड़ेगा मुझे। ये आपका आ रहा है 22%। 22%, इसमें डिक्रीज कर दो 2%, तो हमारी जीपी रेशो आ रही है 20%। हमारी जीपी रेशो आ रही है 20%, बस, और इसमें कुछ नहीं था। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमारे एडिशनल खर्चों पे आते हैं। स्टेप नंबर 3, एडिशनल एक्सपेंस। तो मुझे बताएं एडिशनल एक्सपेंस आपके टोटल हुए 1,40,000 रुपए के। एक बात पढ़े यहां पे, एडिशनल खर्चे बोल रखा है, उसके बाद कहीं पे ऐसा बोल रखा है कि हम सेल्स को बचा पाए इन खर्चों को करके, नहीं बोल रखा। तो हम कौन सी सेल्स को ले लेंगे, यही वाली 60,000 को। तो 60,000 का जीपी रेशो कितनी है 20%, रिड्यूस टर्नओवर वाला फॉर्मूला जो है। और थर्ड है मेरा खर्चा हुआ है 1,40,000 का, इसमें एएटी इंटू जीपी रेशो, एएटी। अब मुझे एएटी भी निकालना है। मुझे बताएं एएटी निकल पाएगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। आपकी पिछले पूरे साल की सेल है, बताना मुझे, सोच के बताना। आपकी पिछले पूरे साल की सेल्स आपको गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पे लिख ही दिया अभी, 8 लाख रुपए। ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, 8 लाख रुपए है। कोई डाउट है? नहीं। 8 लाख में से इस पीरियड की 3 है, इस पीरियड की 3 60 है, 6 60 है, मतलब इस पीरियड का बैलेंसिंग फिगर कितना है 1,40,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। क्या डाउट है? नहीं है। पिछले 12 महीनों की सेल बता दोगे? मैं आपसे पूछूं कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक की सेल्स डिस्कस कर दो, बताओ कितनी है। तो मैं बोलूंगा 3 60, 1 40, 2 40। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, ट्रेंड का मैंने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये मेरा सेकंड है। कैलकुलेशन ऑफ AAT। सबसे पहले बताओ AT कितना है। मैं ज्यादा लाइन लोइन नहीं लिख रहा, सीधा टोटल कर रहा हूं। एक तो आपकी है 3,60,000 रुपए की, एक है आपकी 1,40,000 रुपए की, और थर्ड है आपकी 2,40,000 रुपए की। तो आपकी टोटल बन रही है 3 60 5 5 हो रही है 7,40,000 रुपए। ये आपकी AT है। इसमें से ट्रेंड अब की बारी माइनस होगा किस पीरियड का, टोटल का नहीं,
जो इस वाला फाइनेंशियल ईयर पूरा हो रहा है। तो 360 प्लस 140 5 लाख। 5 लाख में ट्रेंड माइनस में कितना था आपको ध्यान होगा 20%। तो 20% मतलब 1 लाख रुपए आप घटा लो तो 640 आपकी क्या निकल के आती है, पिछले 12 महीनों की एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको समझाया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपली बोला है मैंने, कुछ भी ऐसा अलग से कोई लॉजिक लगा। हाँ, इसको मैंने थोड़ा क्विकली कर दिया। अब बात को समझे, आपका AAT निकल के आ गया 6,40,000। मैं इसको रब कर रहा हूं, वर्किंग नोट मैंने लिख रहा हूं, हटा रहा हूं मैं 6,40,000 रुपए। देखो 6,40,000 रुपए का जीपी से मल्टीप्लाई करो 20%, फिर 6,40,000 रुपए का 20% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड थे 120, टोटल थे 140, तो 20,000 रुपए हमारे अनइंश्योर्ड है। तो ये हमारा निकल के आ रहा है, बताएंगे कितना निकल के आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 1,21,081 कुछ ऐसा ही आ रहा है, आप देख लेना। अब इन तीनों में से कम देख लो, 12,000 रुपए आएंगे। लिस्ट कितना है 12,000 रुपए, ये हमारा खर्चा अलाउड है एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, हमारा फोर्थ स्टेप क्या है वो करते हैं। तो स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ लॉस। लॉस बताओ, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, मेरा 2,28,000 रुपए की शॉर्ट सेल है और जीपी है मेरा 20%। तो 2,28,000 रुपए का 20% बताएंगे कितना बनेगा। 2,28,000 का 20% ये बन रहा है हमारा 45,600 रुपए। अच्छा, एडिशनल खर्चे बताएंगे, एडिशनल खर्चे हमारे कितने रुपए के अलाउड हो रहे हैं, 12,000 रुपए के। यस, 12,000 रुपए के टोटल हो गए मेरे 57,600 के। कोई सेविंग्स नहीं है, फॉर्मूला आगे लगा दूंगा मैं क्लेम का। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो मेरा क्लेम कितना बन जाएगा आप बताएं। एक तो मेरा 57,600 रुपए का मेरा ये लॉस हो गया पॉलिसी का, जो सॉरी प्रॉफिट का लॉस हुआ प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, ये टोटल लॉस हो गया। ठीक है, AAT इंटू जीपी रेशो 6,40,000 रुपए का 20% में अगर सीधा लिख दूं तो 1,28,000 इंटू हमारी पॉलिसी कितने की थी क्वेश्चन में, हमारी पॉलिसी थी 1,72,000 रुपए की, 1,72,000। यस, 1,72,000 की थी। तो इससे मेरा क्लेम देख लेते हैं, हमारा कितना क्लेम निकल के आ रहा है। ये निकल के आ रहा है 70,400 रुपए। तो कैलकुलेशन निकल के आ रही है 70,400 रुपए। बट क्लेम कैन नॉट एक्सीड लॉस, हैंस क्लेम कितना बनेगा ₹57,600 रुपीज। मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताओ टोटल लॉस कितना हुआ मुझे, टोटल जो मुझे क्लेम मिलेगा। एक तो मुझे पॉलिसी जो स्टॉक का लॉस था उसका क्लेम मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 80,000 रुपए कैलकुलेशन में आया था, मेरे पास आंसर नहीं है ना, प्लस ये हो गया 57,600 रुपए। तो टोटल हो गया 1,37,600 रुपए। ये हमारा निकल के आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ दमदार था नहीं इसके अंदर जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 15। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, एक बार पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने स्टडी मटेरियल का पिछला 10वां क्वेश्चन पढ़ा या एग्जाम्पल नंबर 15 किया, वैसे एग्जाम्पल नंबर 17 है। दोनों ही काम करने हैं आपने, लॉस ऑफ स्टॉक भी निकालना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। आई थिंक इसमें कुछ बताने लायक कुछ है नहीं, आपका क्वेश्चन खुद से हो सकता है। जीपी रेशो वहीं आप पिछला जो ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है वहां से निकाल लेना, कोई इंक्रीज या डिक्रीज है जीपी रेशो में। जैसे यहाँ पे इंक्रीज है, इंक्रीज है हमारा 5% का, तो हमारा 30% आ गया, पहले 25 आ रहा था। आप चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हमें पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था वो हमने लिख दिया, बाकी ये सारे फिगर्स मुझे गिवन थे। इससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अच्छा, बात ये आती है क्लोजिंग स्टॉक में सैलवेज और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नील है यहाँ पे भी क्वेश्चन में, तो यही मेरा लॉस है।
बात ये आती है इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्लोज नहीं लगना। देखो स्पेशली बोल रखा है रामदा एंड सन्स हैज टेकन आउट पॉलिसी विदाउट एवरेज क्लोज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोथ अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज क्लोज का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, आप देखो पॉलिसी कितने की है, पॉलिसी और लॉस में जो कम है उतने का क्लेम मिल जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका यहाँ पे एवरेज क्लोज तो है नहीं, आपका क्लेम कितना होगा, पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस 2,26,800 है, पॉलिसी अमाउंट 2,10,000 रुपए है आपका, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, पॉलिसी अमाउंट जितना है बस। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 17 का लॉस ऑफ स्टॉक भी कर लिया, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसी एग्जाम्पल का लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं और उसका क्लेम निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं। रीड वैसे मैं तो ये कहूंगा कि मैं रीड ही ना करूं, मैंने क्वेश्चन तो बोर्ड पे कर ही दिया है, मुझे कुछ इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं लगा कि मुझे वैसे डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, या तो आप ये क्वेश्चन ही नोट कर लो। ठीक है, E17 है हमारा, और E17 का लॉस जो है लॉस ऑफ स्टॉक में ऑलरेडी कर चुका हूं, लॉस ऑफ प्रॉफिट है। अगर मुझे कुछ नया दिख रहा है इसमें, देखो ट्रेंड मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, आप पढ़ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मैंने ना SM10 चेंज नहीं किया, स्टार्टिंग से ऐसे ही चल रहा है। एक तो इसको E17 कर दूं, पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही चल रहा होगा, आप इसको ठीक कर लेना, मतलब देख लेना अपने हिसाब से। ये वर्किंग नोट 1 है ट्रेंड का, आप निकालना सीखे हो, इतने क्वेश्चंस में किया है। ये भी आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। इसमें AAT निकालना है, AAT के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताएं आप AAT निकालने के लिए आपकी तिकड़म क्या रहनी चाहिए कि पिछले 12 महीने की निकालनी है एडजस्टेड, चाहे कैसे भी निकले, मुझे बताएं। मैं इस वर्किंग नोट को एक बार रब कर रहा हूं, या आप नोट कर सकते हो, इस वर्किंग नोट को मैं रब कर रहा हूं, बाकी लिखा रहेगा। और एक बात मैं और भी बताता हूं, बाकी AAT के अलावा बाकी क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं हम तो ना, ये मैंने इसमें भी चेंज नहीं किया, इसको भी कर देता हूं। देखो आपके पास लॉस ऑफ प्रॉफिट आया और एडिशनल एक्सपेंसेस आए, ये ठीक है 82,432। आपके पास जब क्लेम लगाने लगेंगे तो आपका एवरेज क्लोज तो लगना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आप पढ़ के देखें, जैसे स्टॉक में था वैसे ही इसमें होगा, तो आपका क्लेम वो वहां पे भी एवरेज क्लोज ही लगा, यहाँ पे भी लगा, तो आप क्या देखेंगे, जितना आपका लॉस हुआ है और जितना पॉलिसी अमाउंट है दोनों में से कम, बस, तो ये आपका क्लेम है। तो आप क्या करेंगे, अब मैं आपको पहले समझा रहा हूं AAT निकालना इस क्वेश्चन में। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में AAT निकाल रहे हैं। देखो सीधी सी बात, मुझे ये बताओ आप किस दिन आग लगी है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से पहले वाला पीरियड जो है 1/4/2011 से 30/6/2011 तक की सेल्स बता दो आप मुझे, वो है 3,36,000 रुपये, आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, 3,36,000 रुपये आपकी, वो आप देख लेना बेशक। यहां पे आग लगी है मान लो 1/6/2011 को, मुझे 12 महीने की सेल्स चाहिए, 31 मार्च 11, और ये है 1/4/11। अब देखो इस पीरियड की सेल्स तो मुझे पता है पूरे 12 महीने की कितनी है, आपकी क्वेश्चन में दे ही रखी है 12 लाख रुपए, जो ट्रेडिंग P&L बना हुआ है वहां से निकल जाएगी। इस पीरियड की 1/4/11 से लेके 1/6/11 तक की सेल्स आपको गिवन है, आपने लॉस भी तो निकाला स्टॉक का, तो वहां पे लिखी थी 3,36,000 रुपए। इसमें तो ट्रेंड लगाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, आप इसकी कोरस्पॉन्डिंग सेल्स भी जानते होंगे क्वेश्चन में। देखो 1/4/10 से लेके 30/6/10 तक की 3 लाख रुपए सेल्स है, इस पीरियड की 3 लाख रुपए है, समझ रहे, इस पीरियड की 3 लाख रुपए है। तो आप पूरे अगर 12 लाख रुपए है तो इस पीरियड की कितनी रह गई, 9 लाख रुपए। बहुत सोचने की बात है ना, आपकी 1/4/11 से लेके 1/4/10 से लेके 30/6/10 तक की सेल्स है 3 लाख रुपए, कोरस्पॉन्डिंग सेल्स इसकी दे ही रखी थी, मतलब जो नॉन अफेक्टेड पीरियड है, क्वेश्चन में दोनों गिवन है। आपको 12 महीने में इसको देखना है, तो 12 महीने में ये तो ट्रेंड के साथ ही है, इंक्लूडिंग ट्रेंड है, क्योंकि ये नया ईयर है। पिछले वाले जो 9 लाख है, 9 लाख के ऊपर ट्रेंड लगा दो। हमारा ट्रेंड था इस क्वेश्चन में 12%। तो देखो 9 लाख प्लस 3,36,000 प्लस 9 लाख का 12% बन जाएगा, ये हमारा 1,08,000 रुपए। इन तीनों का टोटल कर देंगे, 9 और 3 12, 12,36, 12,36, 12,44, 13,44,000, 3,44,000 यहीं पे आ रहा है देखो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्लेम मैंने बता दिया कि एवरेज क्लोज नहीं लगाना, तो आपका ये सॉल्यूशन भी
हो जाता है। मैं आपको 3 होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं होमवर्क, वैसे मैंने आपको बहुत हद तक तो होमवर्क दिया ही नहीं है। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो तो आपको होमवर्क में ले ही लेने चाहिए ना, जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो होमवर्क में आपके क्वेश्चन है मैंने लिखे हुए हैं। आपको करना है SM का 8th, SM का 9th और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। SM का 8th, SM का 9 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आप जरूर कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। और हमारे 2 कुछ लॉजिकल से क्वेश्चन हैं। स्टडी मटेरियल का एक लास्ट क्वेश्चन है और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी लास्ट क्वेश्चन है। उनके ऊपर बात करनी जरूरी है, कुछ दम है उन क्वेश्चंस के अंदर। और पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था, जो भी एग्जाम हुए थे नवंबर 19 में, तब ये क्वेश्चन आया भी हुआ था वैसा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।